चलो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने पार्टनरशिप डीड पढ़ने को दिया था आपको। पार्टनरशिप डीड बता होती क्या है? पार्टनरशिप डीड इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट, अ लीगल डॉक्यूमेंट ऑन विच यू हैव टू फॉर्म अ डीड। पार्टनरशिप एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर हम लिखते हैं रिटन के अंदर हमारी टर्म्स एंड कंडीशन, जिस बेसिस पे आपको क्या करना है, आपकी फॉर्म बना देंगे। इसके अंदर आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक बेस्ट एग्जांपल होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख देते हो आप इसके अंदर। इसके अलावा आप उसके अंदर पार्टनर का एक्सपल्शन, आर्बिट्रेशन, वेदर द टाइप ऑफ पार्टनरशिप जो हम नेक्स्ट टॉपिक आज करने वाले हैं वो सब लिख देते हो। पार्टनर्स के ड्राइंग्स, कैपिटल, लोन एक्सेट्रा के इंटरेस्ट ले सकता है या नहीं ले सकता, ये सारी चीजें लिखते हो जो मैंने आपको पढ़ने को बोला था पेज नंबर 210 एंड 211 के ऊपर आपकी बुक के अंदर था। एंड उसमें से कुछ टॉपिक आपको जो समझ नहीं है, जो आपके दो पॉइंट है, जिसमें एक है एक्सपल्शन वर्ड और एक है आर्बिट्रेशन वर्ड। व्हेन वी यूज द वर्ड एक्सपल्शन, एक्सपल्शन का मतलब होता है जब आप पार्टनर को उसकी मर्जी के बिना बाहर निकाल देते हो फर्म से, उसको वर्ड को इंग्लिश में बोला जाता है एक्सपल्शन। एक्सपल्शन मींस फोर्सफुली टेकिंग आउट एनीवन फ्रॉम द फर्म और ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज एक्सपल्शन। तो क्या हम किसी पार्टनर को उसकी बिना मर्जी के टेन्योर से पहले बाहर निकाल सकते हैं? ये डिपेंड करता है आपकी डीड पे। अगर डीड साइलेंट है इस बारे में, अगर डीड साइलेंट है, कुछ भी नहीं लिखा, तो उसको नहीं निकाल सकते, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट किसी भी पार्टनर को बिना उसकी मर्जी के निकालना अलाउ नहीं करता है। पार्टनरशिप एग्जाम का क्वेश्चन अगर आपको आता है, कैन अ पार्टनर बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द फर्म? नो, इट्स नॉट अलाउड, क्योंकि आपके पास तो एमसीक्यू है ना कंप्लीट। तो अगर क्या पार्टनर को निकाला जा सकता? नहीं सर, नहीं निकाला जाता। इफ इट इज मेंशन इन द डीड देन डिपेंड्स ऑन द डीड। आपने डीड में क्या लिखा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर डीड में लिखा है हाँ तो हाँ, डीड में लिखा है ना तो ना। फिर एक वर्ड है आपका, लास्ट पॉइंट है आपका डीड का, दैट इज टॉकिंग अबाउट आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें आर्बिट्रेशन की, तो आर्बिट्रेशन का मतलब होता है बेसिकली बीच बचाव करना। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को आर्बिट्रेशन बोला जाता है। व्हाट इज आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट? फॉर एग्जांपल, आपके और मेरे बीच में एक डिस्प्यूट हो जाता है एंड मिस्टर एक्स को आप भी जानते हो, मिस्टर एक्स को मैं भी जानता हूं, ठीक है? तो हम दोनों कोर्ट ना जाके मिस्टर एक्स के पास जाएंगे और मिस्टर एक्स हमारा बीच बचाव करवाएगा। बीच बचाव समझ लो, हमारा सॉल्यूशन करवाएगा डिस्प्यूट का। उसको क्या बोला जाता है? उस वर्ड के लिए यूज क्या होता है? आर्बिट्रेशन। और जो मिस्टर एक्स है उसको बोला जाएगा आर्बिट्रेटर। मिस्टर एक्स इज अ आर्बिट्रेटर। जो ये काम करता है उसको बोला जाता है आर्बिट्रेटर। तो ये आर्बिट्रेशन वाला क्लॉज आपका हो गया। अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। अब हम नोट्स में लिखेंगे क्योंकि बेसिक हमें आता है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट बुक में से। आप अपने नोट्स बुक में और एग्जाम्पल्स जरूर बनाते रहिएगा। क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम प्रोस्पेक्टिव। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है आपका, दैट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनरशिप। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनरशिप और क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनर्स दो अलग अलग क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनरशिप, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनर। क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनर्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि वो अकेला ही जो आपने पढ़े होंगे ना, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, वो होता है पार्टनर की क्लासिफिकेशन। आज हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनरशिप। दो पार्ट में पार्टनरशिप डिवाइड होती है। कौन से दो पार्ट है वो ध्यान से सुनो मुझसे। पार्टनरशिप इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो आपने आज तक पहले कभी पढ़ी नहीं। एक होती है पार्टनरशिप एट विल जो आपने हमेशा पहले पढ़ी है। तो जो आप 12th तक पढ़ के आए हो वो पार्टनरशिप एट विल है। तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, याद रहेगा आपको। सो हम अपनी क्लास का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, दो जने मिलकर एक पार्टनरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, बट इन्होंने पार्टनरशिप, ये आपस में एक दूसरे को जानते नहीं। इन दोनों के पास सेम आइडिया है, सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल है और सेम अमाउंट ऑफ नेटवर्किंग है। अकेले ये काम कर नहीं सकता, ना ये कर सकता। तो ये दोनों सोचते हैं क्यों ना साथ में मिल जाए। दे स्ट्रेंजर्स। इनको एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है। एग्जांपल डी मॉल, एक मॉल कंस्ट्रक्ट करना है, अपना डी मॉल है वो कंस्ट्रक्ट करना है इनको। तो इन्होंने कहा अगर हम पार्टनर बन गए तो सर हमें लाइफ टाइम एक साथ रहना पड़ेगा। जब तक फॉर्म जिंदा है तब तक हम पार्टनर रहेंगे। बट मैं इतना बड़ा रिस्क, एक अनजान आदमी, एक स्ट्रेंजर के लिए आई कांट टेक दिस मच रिस्क कि मैं पूरी लाइफ टाइम का टेन्योर आपसे प्रॉमिस करूं।
तो एक नया कॉन्सेप्ट आया इनको ध्यान में कि क्यों ना पार्टनरशिप एक पर्टिकुलर बनाए। तो सर उन्होंने कहा कि ये क्या होता है, एक कंसल्टेंट के पास गई है तो उन्होंने कहा कि इसका सोल्यूशन दो। तो बीइंग अ कंसल्टेंट मैंने इनको कहा पार्टनरशिप पर्टिकुलर में चले जाओ। तो दे आस्क्ड व्हाट इज दिस पार्टनरशिप। मैंने कहा पार्टनरशिप पर्टिकुलर का मतलब ये है कि आप जो एक दूसरे को जानते नहीं हो, इसका सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन ये है कि आप पार्टनर हो कब तक, जब तक ये पर्टिकुलर इवेंट खत्म ना हो जाए। मतलब आप लाइफ टाइम के लिए पार्टनर नहीं हो। कब तक हो आप? ओनली फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मॉल, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए। समझ आया? डन। इसी तरीके से हो सकता है ये कहते हैं कि सर ऐसा करो, हम खाली 6 महीना साथ में रहना चाहते हैं, हमें बिल्डिंग के लिए नहीं, 6 मंथ्स देखना है पहले कि हम जमता हमारा काम साथ में, whether we will be able to do the work or not। तो हमने क्या कहा, ठीक है एक काम करते हैं, आप पार्टनरशिप एट पर्टिकुलर बनाओ। तो सर क्या उस टाइम के लिए भी होती है वो? हाँ। पर्टिकुलर का मतलब है जब कोई पर्टिकुलर इवेंट डाल देते हो ना आप अंदर, कोई भी पर्टिकुलर इवेंट अगर अंदर डाल दिया उसमें, तो वो पार्टनरशिप कौन सी हो गई? When you put any particular event in the partnership deed, then that is a partnership at particular। तो पार्टनरशिप पर्टिकुलर की डेफिनेशन क्या कहती है? जब कोई पार्टनर किसी पर्टिकुलर इवेंट, वेंचर या किसी एडवेंचर के लिए पार्टनर बनते हैं कि उसके खत्म होते ही, उस वेंचर के या उस समय के, वेंचर टाइम के खत्म होते ही आप पार्टनर नहीं रहेंगे, तो वो पार्टनरशिप कौन सी है? पर्टिकुलर। आई थिंक समझ आ गया। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप विच इज फॉर इवेंट, टाइम और वेंचर। इजी। इसमें ना एक प्रॉब्लम ये है कि ये पार्टनरशिप, प्रॉब्लम एक खास बात है इसकी, जो आपकी नॉर्मल वाली पार्टनरशिप है वो तो किसी नोटिस के, किसी एक पार्टनर के नोटिस देने पर डिसॉल्व हो सकती है, ये पढ़ा आपने पहले। ये पार्टनरशिप को खत्म करने के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ता है, जो हम पार्टनरशिप की लास्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये बात आपकी बुक के पार्टनरशिप में लास्ट पेज पे डिसोल्यूशन है, वो टाइम पे पढ़ेंगे ये चीज, अभी नहीं। बट मैं भी थोड़ा सा बता रहा हूँ पार्टनरशिप और पर्टिकुलर क्या होता है। और वेंचर किसी भी समय के हिस्से में, ठीक है। व्हाट इज पार्टनरशिप एट विल? दूसरा सवाल है पार्टनरशिप एट विल क्या होता है? पार्टनरशिप एट विल आज तक जो आप ट्रेडिशनल पार्टनरशिप पढ़ते हुए वही होती है। क्या होता है सर ये? वेयर देयर इज नो टाइम, नो इवेंट, नो वेंचर इज मेंशन्ड इन द डीड, दैट टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज अ पार्टनरशिप एट विल। आप अपनी मर्जी से जो पार्टनरशिप करते हो उसको क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप एट विल। शैल आई रिपीट वंस मोर? पार्टनरशिप विल कौन सी होती है? पर्टिकुलर की रिवर्स। मतलब जहां पर कोई भी टाइम, इवेंट, मतलब कोई भी इवेंट मेंशन नहीं है, टाइम से रिलेटेड या कोई काम से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, वो कितने दिनों के लिए होती है? वो इनफाइनाइट टाइम के लिए होती है, और पर्टिकुलर डिफाइनाइट के लिए होती है, कुछ समय, और इसमें कोई भी समय सीमा डिफाइंड। इस टाइप की पार्टनरशिप ट्रेडिशनल पार्टनरशिप होती है, एंड ये सबको पता होती है पहले से। एंड इफ एनी पार्टनर वांट्स टू डिसॉल्व द फर्म, दे सिंपली हैव टू डू वन थिंग। अगर किसी पार्टनर को डिसोल्यूशन चाहिए तो व्हाट दे हैव टू डू इज, सेकंड पैरा देखेंगे अगर मेरी तरफ बोर्ड पे आप, सेकंड पैरा कहता है इफ वेयर अ पार्टनरशिप इज एट विल, द फर्म में बी डिसॉल्व बाय पार्टनर गिविंग notice in writing to, circle the word, all other partners of his intention to dissolve the firm। इजी ना? तो डिफरेंस समझ आया? क्यों मैंने आपको हाई कोर्ट वाला पॉइंट अभी बताया जबकि हमारा वो लास्ट क्लास में आएगा? रीजन मीन आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। वो कैसे डिसॉल्व होती है? कोर्ट के थ्रू। ये कैसे डिसॉल्व होती है? नोटिस देगा। कैन अ सिंगल पार्टनर, can a single partner dissolve the partnership at will? कर सकता है, हाँ, by giving his intention of dissolution to all other partners। and sir इसमें एक साइलेंट चीज है, साइलेंट चीज ये, all other partners should agree to that। मतलब ये नहीं कि आप सुबह शाम नोटिस जेब में लेके घूमोगे मैं डिसॉल्व कर दूंगा मेरी बात मान लो,
पर सबको अग्री भी करना, वो ऑफ कोर्स यहाँ पर अंडरस्टूड वाली बात है। आया समझ? तुम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर, अगर ये आ गया समझ, साथ साथ में पेन चलता रहना चाहिए, नहीं तो मैं ना पूरी ऐप दोबारा लास्ट क्लास की तरह लिखवाऊंगा, बोर हो जाओगे। मैं सारी चीज लिखवाना शुरू कर दूंगा, सिंस यू ऑल ऑफ यू हैव द बुक, तो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ यार आपको, सेम ही चीज लिखवाऊंगा नहीं। ठीक है, नोट्स बनते रहने चाहिए, साथ साथ में हाथ चलता रहना चाहिए, चाहे देखो मैं इधर बोर्ड की तरफ, हाथ जरूर चलता रहना चाहिए साथ साथ। लॉ में बेस्ट तभी बनोगे जब एग्जाम्पल्स नोट करोगे। इज दैट क्लियर? आया समझ? पार्टनरशिप एट पर्टिकुलर कौन सी होती है? What is the difference between partnership at particular and the partnership at will? Particular में particular event, particular time होता है, will के लिए no particular. Any other difference? और उसमें particular में dissolve होते हैं, court में जाते हैं। या ऐसा कहते हैं कि पर्टिकुलर में नोटिस से डिसॉल्व नहीं होती सिंगल पार्टनर के, और विल में? ओके, आया समझ? अच्छा, अब एक सवाल अगला, मान लीजिए आप नोटिस देते हो, आपने नोटिस दिया, आई थिंक दोनों का डिफरेंस समझ आ गया ना। अब हम विल पे हैं, पार्टनरशिप पर्टिकुलर खत्म हो गया। पर्टिकुलर में एक और चीज बता देती है, अगर 6 महीने बाद वो पार्टनर को जच गए आपस में दोनों, मतलब ओके हमारी केमिस्ट्री मैच हो रही है, वी कैन वर्क टुगेदर फर्दर ऑल्सो, तो क्या उनको दोबारा से नई फॉर्म बनानी पड़ेगी या इसी फॉर्म का वो एक्सटेंशन ले सकते हैं? सेम फॉर्म का एक्सटेंशन ले सकते हैं। और अगर उस पार्टनरशिप फॉर्म को वो विल में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? हाँ, बट रजिस्ट्रेशन दोबारा करवाना पड़ेगा। रीजन मीन पुराने रजिस्ट्रेशन के अंदर आपने बड़ा बड़ा लिखा हुआ पार्टनरशिप एट पर्टिकुलर, और रजिस्ट्रार और पार्टनरशिप के पास वही पर्टिकुलर वाला लेटर है, अब आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। हाँ, यू कैन डू, बट ऑफ कोर्स यू हैव टू फाइल अ न्यू रजिस्ट्रेशन। क्लियर? ओके, तो अभी आज का सवाल ये था मेरा अभी कि सपोज एक पार्टनर है, उसने 1/1/2020 को डिसाइड किया कि मैं विल वाली पार्टनरशिप से रिटायर होना चाहता हूं। ठीक है, उसने इस चीज का नोटिस इस सेम डे सर्व कर दिया ऑल पार्टनर्स को, ऑल को देना पड़ेगा ना, उसने ऑल पार्टनर्स को इसका नोटिस दे दिया। ठीक है, और इसने इस नोटिस के अंदर लिखा कि ये तो ऊपर डेट लिख दी, एंड आई एम रिटायरिंग फ्रॉम, 3 क्वेश्चन बनेंगे इसमें। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन वो कहते हैं आई विल बी रिटायर्ड फ्रॉम विच डेट, मैं रिटायर हो जाऊंगा 25 दिसंबर 19 से। दूसरा, मैं रिटायर हो जाऊंगा 1/1/20 से, और मैं रिटायर हो जाऊंगा 03/03/2020 से। ना मुझे ये बताओ क्या तीनों सही है या तीनों गलत है, या क्या सही क्या गलत है? थर्ड करेक्ट है, एनी अदर? चलिए मैं बता देता हूँ टाइम खराब किए बिना। फर्स्ट वाला गलत है, आप पास्ट से रिटायर नहीं हो सकते कभी, प्रेजेंट फ्यूचर चलते। मैं कहता हूं मैं आज से रिटायर हूं सर, मैं इस फॉर्म से आज से पार्ट नहीं हूं, चलता है? चलेगा, मैं इस चीज में बोल सकता हूं, और मैं फ्यूचर की भी डेट दे सकता हूं। सर अगर आपने दोनों लिख दी तो रिटायरमेंट कब से होती है? नोट आपने डेट लिखी नहीं, डेट लिखी नहीं, तो कब से रिटायर माने जाओगे आप? इफ इट इज साइलेंट देन आपने ये नहीं लिखा कि मैं 3 मार्च 2020 से रिटायर हो जाऊंगा, कुछ भी नहीं लिखा, तो योर रिटायरमेंट विल बी फ्रॉम डेट मेंशन इन द नोटिस, मतलब डेट सर्विंग, इशू नहीं। इशू ऑफ सर्व में डिफरेंस समझो, बड़ा एक लीगल सा वर्ड है, वैसे तो टीचर जनरली इसको भगा देते हैं, बट ये कोर्ट में काम आता है। इशू का मतलब होता है जब मैंने लिख दिया, इसमें ना एक बहुत बड़ा केस हो गया था मेरा, तो मैं आपको इसको डिटेल में समझा सकता हूँ। केस ये हुआ था कि डिपार्टमेंट से रिफंड लेना था, बेयर एक्ट में लिखा था सर्व, जिस दिन डिपार्टमेंट सर्व करेगा आपको नोटिस, उस दिन से, एक एग्जांपल दे रहा हूं, सर्व करेगा उस दिन से 15 दिन के अंदर अंदर आपको टैक्स जमा करना है।
ठीक है। डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर बैठे थे उसने क्या किया, उसने नोटिस साइन किया और अपने ड्रॉर में रख लिया, और 15 मई 2017 को वो नोटिस साइन करके अपने ड्रॉर में रख लिया। वो क्या करते थे, नोटिस देते नहीं थे। क्यों? क्योंकि 15 दिन बाद आपका बिल स्टार्ट हो जाता है। समझ आए बिल किस टाइप का? क्योंकि नोटिस तो बन चुका है 15 तारीख को, 30 तारीख से पहले पहले आपको देना पड़ेगा। और नोटिस जब तक आपके पास आता नहीं है आप अपील नहीं कर सकते। बट इंटरनली तो पता ना नोटिस आ गया, ठीक है। अब आपकी घड़ी तो ऑन है, कब नोटिस भेजे, कब नोटिस भेजे, कब नोटिस दे। अपने ही लिए पेनल्टी लेने के लिए, अपने ही लिए पेनल्टी लेने के लिए आपको उनके सामने बोलना पड़ता था प्लीज नोटिस दे दे। अपने लिए मतलब आप मुझे पेनल्टी जिस जो लगाई है ना अपने, प्लीज वो कागज दे दो, ये हाल था, ठीक है। बट इसका क्या हमने निपटाया, वर्ड लिखा था सर, तो हमने कोर्ट में पूछा कि सर का मतलब क्या होता है। तो मैं क्रक्स बता देता हूँ सर का मतलब क्या है। सर का मतलब ये होता है आपको डिलीवरी मिलेगी उस दिन से। इशू का मतलब होता है जिस दिन चेक इशू, नोटिस इशू, जिस दिन साइन किया। और सर का मतलब होता है जब आपको दिया गया। तो डिफरेंस समझ आया क्या मतलब है? अब उस केस के अंदर मैं जीता, क्या मतलब हुआ, उसने जितने दिन अपने ड्रॉर में रखा मुझे मतलब नहीं है। जिस दिन आप मुझे सर्व करोगे अब मैं नहीं मिलता, समझ आया? अब मैं नहीं मिलता, अब तुम मेरे को देने आओगे, मैं नहीं मिलूंगा, ठीक है। अब मेरे से टाइम लेके आओ, ठीक है। तो एनीवे आपके घर पे दे सकते हैं, और भी तरीके होते हैं सर्व करने के जो आप आगे फर्दर इंटर लेवल पे पढ़ोगे, सर्विंग ऑफ नोटिस के तरीके। तो उसमें सर्व में क्या समझ आया? सर्व तो वो वाले जो केस मैंने बताया कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको, जिस दिन आपको नोटिस सर्व होगा आपको पैसा देना पड़ेगा, या अपील का टाइम खत्म हो जाएगा। तो अब मेरे पास अभी अपील का टाइम पड़ा है, आप रखो अपने ड्रॉर में, मुझे नोटिस नहीं चाहिए। जिस दिन मेरे पास आएगा उस दिन से 15 दिन शुरू होंगे। अब समझ आया सर्व का मतलब? तो नोटिस जिस दिन पार्टनर इशू करेगा कि सर्व करेगा? सर्व करेगा। तो ये डिफरेंस लाइफ टाइम याद रखना। एक वर्ड, खाली एक, मात्र एक वर्ड की वजह से आई वॉन दैट केस। खाली एक शब्द जो उन्होंने गलत लिखा हुआ था, उस इतने से छोटे से वर्ड की वजह से जीता, ठीक है। तो ये आप बेस्ट कॉर्पोरेट लॉयर तभी बनोगे अगर आप इन छोटी छोटी चीजों के लूपहोल निकालना शुरू करोगे, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा AJMR इन पे मत चले जाना कि सर देखो लिखा तो यहाँ पर ये है, ऐसा नहीं, कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स होनी चाहिए, ओके। तो समझ आया क्या मतलब हुआ इसका? ना माय क्वेश्चन वाज, अगर पार्टनर ने नोटिस दिया 1/1/2020 को, नोटिस में डेट नहीं लिखी, दिया मतलब सर्व किया, कब से रिटायर्ड है वो? उसने 1 को नोटिस दिया बट डेट लिख दी नोटिस के अंदर 3/3/2020 को, तो कब रिटायर्ड है वो? Date of notice served or date mentioned in the notice, whichever is later, लिख लेना। कब से रिटायर्ड माना जाएगा पार्टनर, आप खुद सोच के देख लो। डेट ऑफ नोटिस सर्व 1 तारीख, और उस नोटिस के अंदर लिख दिया कि मैं 3 मार्च से रिटायर हो जाऊंगा, तो कब से रिटायर माना जाएगा वो? 3 मार्च से। तो डेट ऑफ नोटिस सर्व और डेट रिटन इन द नोटिस, विच एवर इज लेटर। अच्छा दूसरा एग्जांपल, एक और ये लिख लेना एग्जांपल, दूसरा देता हूं मैं। चले आगे, एक एग्जांपल और दो, इसको प्रूफ करता हूं मैं जो मैंने बोला उसको। जल्दी, क्विक क्विक, थोड़ा जल्दी करें सर प्लीज। करूं? अच्छा हाँ, तो अब बताओ, डेट मेंशन इन द नोटिस 25 दिसंबर 2019, ठीक है, एंड सर्व्ड ऑन 1 2020, कब से इफेक्टिव रिटायर माना है? ये तो आपने रट लिया। अब जो मैंने फॉर्मूला दिया वो फिट करो इसको।
जो बाद में later no date mentioned in the notice or date on which the notice is served whichever is ये बुक में लिखा नहीं है आपको जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ ये बुक में नहीं लिखा है ये मैं आपको वन वर्ड आंसर में क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप दिन गिनो बैठ के तो ये फॉर्मूला है हमेशा ध्यान रखना दोनों में से जो लेट होगा वो करके देख लो आप चाहे आप नोटिस में डेट लिख दो 25 तारीख 25 दिसंबर और सर्व करो 1 तारीख को रिटायर कब से हो आपने डेट नोटिस दिया 1 को रिटायर हुए आप 3 मार्च को रिटायर कब से हो तो विच एवर इज लेटर और वैसे भी क्योंकि पहले मैंने बताया कि रिट्रोस्पेक्टिव मतलब पास से आप रिटायर आप लिख दो डेट कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसके ऊपर सवाल उठा नहीं सकते क्योंकि फॉर्मूला क्या है विच एवर इज लेटर लिख लेना लिख लिया प्रोसीड करें ठीक है अब आप किताब में देखोगे अगर चीजें सेम जो मैंने आपको बातें बताई वो लिखी हुई ये इतना तो पढ़ लिया विल वाला आगे देखेंगे नोटिस का भी लिखा हुआ है जो मैंने आपको और लिखा है लास्ट की 2 लाइनों में ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो क्रक्स बता दिया इसको प्लीज हाँ समय वॉच ना डे के हिसाब से होता था रिटायर तो टाइम तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है पर डे के हिसाब से होता है समय से रिटायर 1 घंटे पे तो पार्टनर दिहाड़ी वाला मजदूर नहीं वो तो डे की सैलरी देगा चले आगे और कोई सवाल आगे वाला टॉपिक इजी है ओनर एंड पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है तो मैं ज्यादा इस पर टाइम नहीं दूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पार्टनरशिप में आपको ऑलरेडी 2 क्लासों से बता रहा हूं क्या होता है को ओनर क्या होता है मैं बता देता हूँ वन वर्ड आंसर एक फादर के 4 बेटे फादर की डेथ हो जाती है तो जो फादर जिस घर में रहता है जो घर फादर का है उसमें किसका हक है तो उस प्रॉपर्टी को को ओनर बनता है को एजुकेशन क्या होती है एक से ज्यादा जेंडर जिसमें पढ़ता है को-एड बोलते हो ना उसे आप को-एड मतलब को एजुकेशन मेल फीमेल बॉय एंड गर्ल दोनों पढ़ते हैं तो को ओनरशिप समझ आ गया को वर्ड का मतलब क्या है ऐसी ओनरशिप जिसमें एक से ज्यादा ये तो बहुत सिंपल इंग्लिश का वर्ड आया समझ तो एक मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई मिलके एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं मिलके क्या वो पार्टनर है या को ओनर को ओनर में ना एक प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा मालिक कोई जेंडर नहीं है इधर वो को एजुकेशन में इधर को ओनर है डिफरेंस समझ आया को ओनर और पार्टनरशिप का पार्टनरशिप के एसेंशियल्स आपको पता है ओनरशिप में वो सब ठीक है चलें आगे अगला एचयूएफ पे हमने एक दिन शायद बहुत लंबा डिस्कशन किया था एचयूएफ पता सबको क्या होती है मैं उतना डिस्कशन दोबारा सबने पता ना एचयूएफ क्या होती है एक दिन क्लास में किया था नहीं पता चलो एचयूएफ बता देता हूँ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है मैं थोड़ा फास्ट बताऊं क्योंकि मोस्टली बच्चों को पता है ये बात हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब होता है व्हेन अ हिंदू बॉय मैरिड टू अ गर्ल बताया ना व्हेन अ हिंदू बॉय मैरिड टू अ गर्ल एचयूएफ फॉर्म हो जाता है दिस इज बीइंग गवर्न्ड बाय द हिंदू मिताक्षरा एक्ट इन इंडिया हिंदू मिताक्षर एक्ट से इंडिया में गवर्न होता है 12th बीसी से पहले की एक्ट है ठीक है 12th बीसी से पहले 12वीं शताब्दी
सही एक्ट चल रहा है हमारे यहाँ। हमें जो पढ़ाया गया वो जीसस क्राइस्ट से पढ़ाया गया, ठीक है। बट हम जो पढ़ेंगे अब से, हम पढ़ेंगे हमारे यहाँ एक राजा थे विक्रमादित्य, ठीक है। वो सबसे बड़े राजा थे दुनिया के सबसे बड़े राजा थे वो 12th बीसी। बीसी मतलब विक्रमादित्य का हिसाब से, जो जो हमारा इंडिया का, हिंदुस्तान का जो चलता है ना कैलेंडर, वो विक्रम संवत लिखा होता है ना, किसी ने पढ़ा विक्रम संवत? विक्रम संवत लिखा होता है ना, पढ़ा किसी ने कभी? तो अपने जो हिंदुस्तान में होता है वो विक्रम संवत बोला जाता है, और अंग्रेजों में बोला जाता है बिफोर क्राइस्ट। माने तो हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो आई प्रेफर कि जो आपकी हिस्ट्री को स्पॉइल किया गया है, मैं जितना मेरी तरफ से ठीक कर पाऊँ वो कर देता हूँ। 12th बीसी जीसस जो थे उनको उनके विक्रमादित्य और जीसस एक टाइम पे थे। तो हमारे यहाँ ये बोला गया था कि विक्रमादित्य राजा जो थे वो काशी जो नगरी है हमारी, काशी, वहां से बिलोंग करते थे। उन्होंने, जो मैंने पढ़ा उनके बारे में आर्टिकल, उन्होंने रूस के पूरे रूस के जो वहां का राजा था, रोम, नॉट रूस, रोम के, यूरोप के, उसको पकड़ के लाके और काशी के अंदर घोड़े पे बांध के घुमाया था। वो भी जीता हुआ उन्होंने, यूरोप भी जीता था वो, ठीक है। सो ऑफ कोर्स ही इज अ, कहते ना इंडिया में राजा नहीं है, हमें तो आज तक अकबर और वही पढ़ रहे हैं खाली, ऐसे ऐसे राजा रहे हमारे यहाँ, ठीक है। तो जो विक्रम संवत पढ़ते हो आप, जिसको इंग्लिश में बीसी पढ़ते हैं बच्चे, तो वो हिंदी में विक्रम संवत होती है। 12th बीसी मतलब विक्रमादित्य से के टाइम से ये चीज चल रही है, 12th बीसी से चल रही है, 12वीं। तो क्राइस्ट के 12 तब से मिताक्षर चल रहे हैं, तो विक्रमादित्य प्लस 12 सन तब से चल रहा है। तो हमने आज से ध्यान रखना है, बीसी मतलब विक्रमादित्य की बात हो रही है, राजा विक्रमादित्य जो हमारे हिंदुस्तान के थे। बट हमारी हिस्ट्री को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दिया गया, हमारे सामने पता ही नहीं है, बच्चों को नाम ही नहीं पता होगा विक्रमादित्य कौन है। अपने को विक्रम बेताल पता है, जो कार्टून कैरेक्टर के टाइप में हमें पेश किया गया कि वो कार्टून कहानी बना दी गई। बट देयर इज अ रियलिटी, राजा विक्रमादित्य थे एंड जीरो से बने हो दोबारा। काशी जो नगरी है आपकी, वहां के थे, उज्जैन, उज्जैन के अंदर उन्होंने रोम के राजा को घुमाया था वहां पर, ठीक है। तो याद रहेगा अभी कब से चल रही हिंदू मिताक्षरा एक्ट? 12th से, ठीक है। अच्छा, अब याद वही रहता है क्योंकि हमारे ब्लड में डाल दिया गया है बीसी। ओके, सेकेंडली, बट पढ़ो इन चीजों के बारे में, आपको शायद पता चलेगा। यू मे फील लिटिल प्राउड दैट हाँ, हम लोगों में भी कुछ अच्छे लोग रहे हैं, मतलब देयर आर पीपल, इट्स नॉट जस्ट दैट यू नो, जो बेस्ट एम्परर्स थे वो खाली बाहर से ही आए थे, राजा लुटेरे आए थे बाहर से, आपको लूटा और चले गए। तो आपकी लाइफ शायद आज अलग होती अगर वो नहीं होते। सेकेंडली, वेस्ट बंगाल में ये मिताक्षरा एक्ट से गवर्न नहीं होता। वेस्ट बंगाल में गवर्न होता है दया भागा एक्ट, दया भागा एक्ट। वेस्ट बंगाल में फीमेल को कर्ता बनना अलाउड है। कर्ता होता है जो हेड होता है एचयूएफ का। पूरे भारत में खाली मेल कर्ता बन सकता है, ओनली मेल, पूरे भारत में। वेरेज वेस्ट बंगाल में फीमेल को कर्ता बनना अलाउड है। कौन सी एक्ट से चलता है? दया भागा से। भारत में वेस्ट बंगाल को छोड़ दे तो मिताक्षरा। क्लियर? क्या पार्टनरशिप और एचयूएफ में डिफरेंस है? सर ह्यूज डिफरेंस है। एचयूएफ वाले हिंदू बना सकते हैं, पार्टनरशिप कोई भी बना सकता है ना। एचयूएफ खाली फैमिली मेंबर्स के साथ होती है, पार्टनरशिप किसी के साथ हो सकती है। पार्टनरशिप में डीड होती है, एचयूएफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एचयूएफ शादी से बनती है, पार्टनरशिप अनमैरिड भी बना सकते हैं। पार्टनरशिप पे कोई हेड नहीं होता, पार्टनर्स इक्वल होते हैं। वेयर एचयूएफ में खाली करता हेड होता है, उसी का जो होता है सब कुछ लायबिलिटी सारी करता है, ठीक है। एंड सो मेनी थिंग जो आप पार्टनरशिप में बना। आप प्लीज। Sir, if a woman has started a business and she has kids और उसका जो business है वो उसके kids को pass on हो जाए तो वो HUF में काम नहीं होगा? नहीं, कुछ यू आर कंपेयरिंग एप्पल विद नॉट ऑरेंज विद एग, दो अलग अलग बात है। कुछ और मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ, आप कुछ और पूछ रहे हो मुझसे।
HUF इज अ ऑर्गेनाइजेशन टाइप। जैसे अगर समझ पाते हो पार्टनरशिप, आप अच्छे से समझ गए तो अगर आपने जो एग्जांपल दिया कि एक वुमन है वो अपना काम करती है और उसका बिजनेस उसके बच्चे को ट्रांसफर होता है, क्या ये पार्टनरशिप है? तो कुछ अलग ही पूछ रहा हूँ ना। HUF इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। HUF एक तरह का बिजनेस करने का ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है। तो फिर वो वाला जो टाइप है, जैसे इसमें जो है तब होता है ना जब कोई मेल हो और उसका बिजनेस उसके किड्स को आगे पास जब एक मेल हो और वो एक फीमेल से शादी करे तो HUF बनती है। उसका पैन कार्ड बनाओ और बैंक में अकाउंट खुलवाओ। अब आप बिजनेस करना शुरू करो। बिजनेस जो शुरू करोगे, रेंट ले लो प्रॉपर्टी का या बिजनेस कर रहे हो, वो बिजनेस का चेक जो आएगा उस बैंक अकाउंट में डाल दो, तो आपका HUF में काम होने लग गया। और उस चेक के बदले जो रसीद दोगे आप, स्लिप, उसके ऊपर आप लिख दो रामलाल HUF। स्लिप रामलाल HUF की दी और कैश चेक लिया रामलाल HUF के नाम का और रामलाल HUF के बैंक अकाउंट में डाल दिया। रामलाल HUF एक तरह का भी बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन है। अब उस रामलाल HUF के छोटू को पैसा देना है, सैलरी देनी है, तो रामलाल HUF का चेक काटा और उसने उस छोटू को दे दिया। ये है पूरी कहानी। अब पूछे को दोबारा सुना। हाँ, तो सर अगर इसी में ही रामलाल की जगह वो सीतावती हो जाए तो फिर? नहीं, वो फीमेल जो है इंडिया में करता नहीं बन सकती, वेस्ट बंगाल को छोड़। अगर मेल नहीं रहा, HUF खत्म। मेल शुड भी थे। आपने कहा कि अगर उसका बेटा होता तो जरूरी है कि पहले उस बेटे की शादी हो। अगर उस बेटे की शादी हो गई, अच्छा दूसरी चीज, मान लो उसका भाई होता रामलाल का जो मैरिड है, रामलाल की डेथ हो जाती तो श्यामलाल के HUF का करता, हाँ नेक्स्ट सीनियर मेल मेंबर विल बी द उस केस। तो कभी भी रामलाल की वाइफ सीता नहीं बन सकती? ना कभी नहीं बनेगा वो, कभी नहीं, अगर वो बंगाल में नहीं रहते तो। ठीक है, बाकी 2006 का एक हाईकोर्ट का डिसीजन आया था जिसमें बोला गया था कि औरतों, वुमेन को भी HUF में करता बनना अभी अलाउड है, बट अभी तक कानून में बदलाव नहीं आया। अलाउड है, कानून में बदलाव नहीं है, रिटर्न चेंजेस नहीं है। हाईकोर्ट का एक वर्डिक्ट आया कि वाई ओनली मेल, फीमेल भी तो कर सकती है। अब तो चेंज हो गया टाइम, कर सकते, ठीक है, बट कानूनन नहीं है अभी तो। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? कैन आई प्रोसीड? फिर आता डिफरेंस कंपनी एंड पार्टनरशिप का। ये बहुत अच्छे में डिटेल में जब हम कंपनी लॉ कर लेंगे तो आएगा, बट सो फार आई कैन टेल यू पार्टनरशिप आपको पता क्या होता है, कंपनी और पार्टनरशिप का डिफरेंस क्या होगा। कंपनी जो है वो दो टाइप की होती है, प्राइवेट एंड पब्लिक, या अब OPC भी 1% कंपनी। वेरेस पार्टनरशिप होती है पर्टिकुलर या विल। कंपनी जो होती है उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, पार्टनरशिप की लायबिलिटीज। कंपनी के अंदर सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी में कॉमन सील होती है पार्टनरशिप में, कंपनी की परपेचुअल सक्सेशन होती है पार्टनरशिप में, सबने की ना फर्स्ट क्लास, है ना, ये सब तो पता है, समझ आ गया। कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगा होता है, पार्टनरशिप के नाम के पीछे ऐसा कुछ भी नहीं लगा होता, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, आए समझ? तो ये जो ऊपर हमने तीन चीजें की, आई कैन अश्योर यू ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि आज थोड़ा सा टफ लग रहा है जरूर आपको ये, बट वेरी सून जब आप ये कंपनी लॉ पढ़ोगे तो कंपनी आपके टिप्स पे होगा, बहुत इजी लगेगा आपको। अच्छा, एक जो नई चीज बतानी है आपको जो 12th तक पढ़ा आपने उसमें पढ़ा था, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग इज 10 and 20, है ना। तो अब आज की अब जो नया पढ़ना है आपको वो ये पढ़ना है, while the maximum number of members ये ना चेंज हो गए, 10 20 50 हो गए ये। और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी 200, ये पुरानी है बुक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है चेंज इन फर्म। फर्म में बदलाव कैसे हो सकता है, सवाल है चेंज इन फर्म। एक बार एग्जाम में लास्ट वाले में ही आया था एक क्वेश्चन, लास्ट एग्जाम में, व्हेन डू यू कॉल अ चेंज इन अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फॉर्म में बदलाव, चेंजेस को कब मानते हो कि ये पार्टनरशिप फॉर्म में चेंज आया, तो मैं बताता हूँ इसका कैसे होता है। लास्ट टॉपिक जल्द से करते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म में चेंज तीन तरीकों से होता है। पार्टनरशिप फॉर्म में चेंज
तीन तरीकों से होता है। पहला तरीका, जब आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करो। सवाल इसी के ऊपर आया था, बाकी I'll move to this in a while। पहला, जब पार्टनरशिप का कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब बनावट, पार्टनरशिप की बनावट बदल जाए। सर बनावट क्या होती है पार्टनरशिप? पार्टनरशिप के जो पार्टनर्स हैं, 4 थे 5 हो गए, 4 थे 3 हो गए, बनावट बदली। आपकी बनावट जो थी ऐसी थी, 4 जने हो आप, अब आप 5 हो गए हो, या फिर अब आप 3 हो गए, तो बनावट बदल रही है ना। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आपका क्रिएशन। पार्टनरशिप की कॉन्स्टिट्यूशन बदलाव आ जाए, जो हम करेंगे नीचे भी डिटेल में। दूसरा, अगर पार्टनरशिप का नेचर ऑफ बिजनेस ही बदल जाए, पहले आप उस पार्टनरशिप में कपड़ा सेल करते थे और अब आप उस पार्टनरशिप में स्टील का सेल करते हो, तो ये क्या हुआ? क्या पार्टनरशिप में चेंज माना जाएगा? जी बिल्कुल माना जाएगा। एंड थर्ड, योर पार्टनरशिप वाज पार्टनरशिप एट पर्टिकुलर, नाउ यू आर कन्वर्टिंग दैट पार्टनरशिप इन द पार्टनरशिप एट विल। क्या कॉन्स्टिट्यूशन बदलेगा? सर सब कुछ पूरा ही बदल गया ना। डीड के तो मैटर, मतलब एसेंशियल पार्ट ऑफ डीड इज चेंज। पहले आपकी पार्टनरशिप 6 महीने की थी और आपने अब उसको बढ़ा के 12 कर दिया, क्या ड्यूरेशन बदली? तो भी चेंज हो गया। तो पार्टनरशिप में चेंजेस कितने टाइप से आते हैं? 3। पहला, दूसरा बिजनेस, तीसरा ड्यूरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन? एग्जाम का क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन? या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आता है, वेदर सच एंड वेदर एक्स वाई वेदर डैश 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 शैल बी ट्रीटेड एज चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो आपने ये 4 चीजें बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है कि इन 4 के अलावा कोई भी चीज आती है तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं मानना। क्या चीजों से चेंज होता है कॉन्स्टिट्यूशन? पहला एडमिशन, दूसरा रिटायरमेंट, तीसरा एक्सपेल्ड, चौथा इंसॉल्वेंट, पांचवा डेड। तो इसमें से मैं याद करने का तरीका बता देता हूं। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये तो 3 आपके टॉपिक थे अकाउंट्स के। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ तो हो गए, 2 चीजें नई आ गई, वो दोनों ही नई है आपके लिए। एक्सपल्शन का मतलब बताया मैंने आपको, मतलब विदाउट द विश ऑफ द पार्टनर। आप उसको निकाल, जबरदस्ती थोड़ा सा वर्ड है ना, हैवी लगता है तो उसको मार मार के निकाल रहे हैं नाक से, तो विदाउट द विश ऑफ द पार्टनर हम उसको निकाल देते हैं। एक ये और एक पार्टनर क्या हो गया? बोथ ऑफ दीज थिंग्स विल लीड टू आउट ऑफ द पार्टनर फ्रॉम द फर्म। आप दोनों भी देखोगे ना, तो इन दोनों में भी फर्म में पार्टनर जा रहा है, एक्सपल्शन में भी जा रहा है और इंसॉल्वेंसी में भी जा रहा है। तो जो मैंने आपको याद करने का एक तरीका बताया था कि फॉर एग्जांपल दिस इज द पार्टनरशिप, कॉन्स्टिट्यूशन इतनी है पार्टनरशिप, ठीक है, 4 थे ये, चारों कॉर्नर्स में 4, अब एक और आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन बदला ना आपका, ठीक है, और एक कम हो गया और कम हो गई, ठीक है, एक की डेथ हो गई तो भी कम हुई, ठीक है, या फिर ये पार्टनरशिप तो इसमें से हमने एक आदमी को अपनी मर्जी से निकाल दिया तो भी कम ही हो रहा है ना, या फिर ये पार्टनरशिप इसमें से एक आदमी इंसॉल्वेंट हो गया तो उस वजह से बाहर गया, तो 4 भी हो जाए, 2 रहने चाहिए लास्ट में। पार्टनरशिप रनिंग कब तक रहती है? लास्ट में 2 रहने चाहिए, 1-2 का कोई मैटर नहीं। सो नाउ क्वेश्चन टू यू इज, when do you consider there is a change in partnership? Change in the partnership form, Constitution, nature, duration. A duration of time or nature. 3 चीजों। What do you consider there is a change in the constitution of the firm? Admission of partner, retirement, death, expulsion, and insolvency. ये अच्छे से याद रहेगा, याद हो गया ना, एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट, एक्सपल्शन, इंसॉल्वेंसी। क्लियर है? डन? देख सकते हो आप इसमें बुक में अपने, आई होप लर्न हो गया होगा। नीचे का पैरा भी पढ़ो साथ साथ में, सारे जल्दी से आप अपना सवाल लिख लीजिए। सेकंड पॉइंट में अंडरटेकिंग है, उसमें क्या है, does that mean that a partnership firm which deals with clothes undertakes a firm which deals with shoes? So there is a Undertaking or business or undertaking is simply cloth to steel, cloth to shoes. ठीक है, नीचे वाले पैरा में एक क्वेश्चन है आपका एग्जाम का,
वो कहता है a change in the nature of the business can only be brought about by the consent of all the partner. तो सवाल आता है आपका एग्जाम में, can the change in the business of the firm be made by majority of the partner? True or false? No, false. लिख लो उसके ऊपर सर्कल, गलती करेंगे हम इधर। All partner, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, to change business of the firm, कैपिटल लेटर में कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर रिक्वायर्ड। ठीक है, पढ़ लिया। और करें अभी या आज के लिए इतना और बढ़े? 15 मिनट और फिनिश। प्रॉपर्टी नहीं होगा, आगे जाएंगे हम माइनर करते। चले, कितने बजे से ले रहे हो क्लास? मॉर्निंग में कितने? 10:30 से। चलो ठीक है, आज खत्म कर देते हैं एक साथ में। कोई सवाल है तो पूछ लो।